हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट स्ट्रेटजी सेशन जो हमारा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट प्रीलिम्स। आज थोड़ा मेंस स्पेसिफिक बात करेंगे। तो मैंने कुछ अपनी कॉपी आंसर शीट्स भी लाई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, विच आई हैव रिटन। और उसके अलावा हम लोग एक बार और गो थ्रू करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी मेंस की। तो जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी उसी को रखेंगे। सिंपल रखना है इसको, बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना है पाथ से, बट आइट्रेशन में रखना है, बार बार करना है ये चीज़ें, ठीक है। तो रेपिटेशन होनी चाहिए चीज़ों की, बहुत कोई रैंडम बहुत ब्रॉड लेवल का हमें इसमें कवरेज नहीं चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी मेरी मेन क्या थी, मैंने आपको बताया था। व्हाट वाज इट? इट वाज कंटेंट शुड बी लिमिटेड, लिमिटेड कंटेंट। सेकंड शुड बी कंटेंट शुड बी लिमिटेड, देयर शुड बी मल्टीपल रिविजन्स, एंड देन आंसर राइटिंग। और मैंने इन सब चीजों के बारे में बोला था कि ये सब रेपिटेशन होगा, बार बार करना है इन चीजों को, ठीक है। कंटेंट हमारा लिमिटेड रहेगा, हमें पता था। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो, प्लस हमारे जो भी नोट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास ऐसे बुक्स या नोट्स नहीं हैं तब हम क्या करेंगे, कुछ पीडीएफ्स यूज करेंगे इंस्टीट्यूट्स की। आप देख लीजिए जहां पे भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिल रही हो, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इट, वही आप भी यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो हमें यूज करना है। इसके अलावा करंट अफेयर की जो मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, यहां से वैल्यू एडिशन, करंट वैल्यू एडिशन, डेटा वैल्यू एडिशन, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और फिर डेटा फिगर्स और इन सब की भी बहुत सारी वैल्यू एडिशन वाली किताबें आती हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन पे हमें और क्या ध्यान देना है, हमें वैल्यू एडिशन में मैप्स भी डालने हैं, कुछ डायग्राम्स भी बनाने हैं। तो जहां जहां आपको ये चीजें मिले उसको अपने नोट्स में डालते चलिए, ऐड करते चलिए। अगर आपको करंट अफेयर मैगजीन से मिल जाती है, आपको पीडीएफ से बुक से मिल जा रही है, आप उसको अपने नोट्स में डालते चलिए। मैप्स हो गया, डायग्राम्स हो गए, कोई फ्लो चार्ट टाइप का हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आपके आंसर को डिफरेंट लुक देते हैं। ये यूनिकनेस अगर नहीं रहेगी आपके आंसर्स में तो एवरी आंसर्स ऑलमोस्ट लुक द सेम। तो वो मार्क्स, अगर आपको आधे मार्क्स, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। रिविजन्स कैसे होंगे, पहले आप एक फटाफट रिविजन करेंगे वंस टाइम, जैसे प्रीलिम से मेंस के बीच के मैं बताऊं तो फटाफट आपने एक रिविजन डाला। रिविजन डालने के बाद आप तुरंत आंसर राइटिंग में कूद गए, ठीक है। पहला आंसर राइटिंग जो होगा, मैंने बताया था उसमें बहुत टाइम वाला मत करो, थोड़ा 2-3 मिनट ऊपर ऊपर चला जाता तो चलेगा, नॉन टाइम, ठीक है। फिर आप वापस से रिविजन करेंगे। इस बार आप जब पीवाईक्यूज करेंगे तो आप टाइम्ड वे में कीजिए, ठीक है। और इसके बीच में आपको क्या करना है, रिविजन करना है। उसके साथ साथ आपको मॉडल आंसर्स, टॉपर्स कॉपीज, ये सब भी देखने हैं। उससे अगर आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती है जो अपने आंसर्स में आप ला सकते हैं, बिल्कुल लाइए। कैसे लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन में लिखना है, कैसे आपके कंक्लूजन में लिखना है, या फिर कैसे कोई अच्छा डेटा मिल गया, कोई अच्छे फ्रेज, कोई कोट मिल गया, सारी चीजें अपने पास स्टोर करने स्टार्ट कीजिए अपने उसी नोट में, ठीक है। चाहे वो डिजिटल बना रहे हैं चाहे फिजिकल बना रहे हैं, एक ही में रहना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपको वापस से टाइम्ड वे में आंसर राइटिंग करनी है। इसके बाद जो भी आपको लगेगा जहां पे भी वीक एरियाज है, आप वापस से रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ अपने मॉक टेस्ट भी देंगे। तो ये आंसर राइटिंग पूरा राइटिंग बेस्ड होगा, प्रैक्टिस बेस्ड, एग्जाम रेडी हमें बनना है, ठीक है। तो मेंस के लिए कितना समय लगाएं, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, तो अभी तो इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए। इंटीग्रेटेड तैयारी क्या होती है, दोनों साथ में लेके चलना। ये कब तक चलना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल तक आप प्रिपेयर्ड है। दिसंबर या जनवरी या फरवरी तक, जो जहां तक भी आपको जाना है, होना क्या है, तब तक आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए सारी चीजों का। थोड़ा बहुत बेसिक आंसर राइटिंग वगैरह भी अगर आप करने लग गए हैं तो वो भी करना स्टार्ट हो जाए। कम से कम एक बार कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लिख लें, या फिर बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यूज के, वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है आपने। तो अगर यहां तक आपका दिसंबर तक हो रहा है या जनवरी फरवरी तक हो रहा है, जहां तक भी आपको ठीक लगे आप लेके जा सकते हैं इंटीग्रेटेड। बट आपको ध्यान देना, प्रीलिम्स के लिए आप कितने रेडी हैं उस पर भी आपको नोटिस करना है। अगर आप जैसे ऑलरेडी प्रीलिम्स दिए हुए हैं और आपको पता है कि प्रीलिम्स इज अ क्रूशियल स्टेज एंड प्रीलिम्स में थोड़ा सा मामला फंस जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इसको दिसंबर या जनवरी में ही खत्म कर दें, फरवरी से स्टार्ट कर दें। अगर आप कॉन्फिडेंट है प्रीलिम्स को लेके तो मार्च से स्टार्ट करें, आपके ऊपर। डिसाइड वॉट एवर यू गोइंग टू डू, जो भी आपको करना है डिसाइड करें और फिर देन स्टिक बाय इट। फिर सोचिए मत, कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लोगों का हो जाता है, और ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे लोगों का नहीं होता है। जो भी आप जिसमें भी कॉन्फिडेंट फील करें आप करें, ठीक है। सोर्स कैसे चुने, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, प्रीलिम्स और मेंस एक अलग हो जाता है चीजें, और ओनली मेंस एक अलग हो जाता है थोड़ा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने आपको बोला था कि क्या करना है, आपको थोड़ा सा
फैक्चुअल बेस्ड आपको ज्यादा जाना पड़ता है कई बार, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एनालिटिकल बेस्ड। यहाँ पे आपको पॉइंट्स निकालने हैं और आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कीवर्ड्स का कवरेज, फैक्ट्स डेटा, ठीक है, करंट अफेयर वगैरह। एनालिटिकल यहाँ पे भी रहना है, बट यहाँ किस तरह का कवरेज है वो हमने लास्ट वाले में बात की थी, ठीक है। मेंस में हमारा आर्ग्यूमेंट्स होगा, हमारे एग्जांपल्स होंगे सब्सटेंशिएट करने के लिए, और डेटा, फिगर्स, फ्लो चार्ट, मैप्स, व्हाटएवर इज देयर दैट इज गोइंग टू, वो हम क्यों यूज करते हैं, वो हमें आर्ग्यूमेंट्स को और स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस हिसाब से सोर्स चूज करने हैं। जो भी हमारी बुक्स थी, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एनसीईआरटीज हो गई एंशिएंट मेडिवल के लिए या फिर ज्योग्राफी के लिए। उसके अलावा आप पीडीएफ्स बहुत आराम से यहाँ यूज करें, क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए कि आप फटाफट रिवाइज करके यू वांट टू गो इनटू द राइटिंग मोड। तो कहीं अगर एक जगह मिल जाता है, कोई टॉपर्स की नोट्स मिल जाते हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, यू कैन फॉलो दैट। इफ कोई इंस्टीट्यूशन की पीडीएफ आपको अच्छे लग गए, फॉलो दैट एंड ऐड इट विद योर नोट्स एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको फटाफट रिवाइज करके आपको आंसर राइटिंग पे आना है, दैट इज गोइंग टू बी द क्रूशियल स्टेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, वही 2-3 महीने का आपका शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल कैसे बनाएंगे आप, पहला एक फटाफट का रिवीजन, ये मैं प्रीलिम्स से मेंस के बीच की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रिवीजन, उसके बाद रिवीजन के साथ राइटिंग, ये फर्स्ट राइटिंग है। ये जब हो गया तो आप सेकंड स्टेज पे आएंगे, वहां पे वापस से सेकंड रिवीजन होगा, उसके साथ सेकंड वाली राइटिंग प्लस रिवीजन। यहाँ पे आपको टाइम्ड में रखना है, यहाँ पे आपको नॉन टाइम्ड रखना है। यहाँ पे वापस से रिवीजन कीजिए और साथ साथ मॉक्स दीजिए। तो ये 3 स्टेज में आप अपना 3 महीना डिवाइड कीजिए। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको रिवीजन ज्यादा करना है, उसमें ज्यादा टाइम जाएगा या टाइम्स में, बट इन सब चीजों को करना जरूर है। टेस्ट लिखने के बाद उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जाके मॉडल आंसर्स चेक कीजिए, टॉपर्स कॉपीज चेक कीजिए, देखिए मैं और क्या चीजें यहाँ डाल सकता था, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, प्लीज फॉलो दैट, ओके। टॉपर्स कॉपीज वगैरह आपको टेलीग्राम पे या फिर आपको कई सारे गूगल पे आप सर्च मारेंगे, आपको मिल जाएगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मॉडल आंसर्स भी आपको पीवाईक्यू के मिल जाएंगे बहुत इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, ठीक है। तो कंटेंट के साथ साथ आपको फास्ट रिवीजन करना है। कैसे करना है आपको, आपकी हर चीजें एक जगह होनी चाहिए, नोट्स। अब मैं जब एक जगह कहता हूं तो ऐसा मैं कह रहा हूं, आपके एक बेस नोट्स होंगे जो भी आपने बनाए होंगे, प्लस कोई एक पीडीएफ है बुक जिसको आप बार बार फॉलो कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बस उस बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर का आपका एक मैगजीन रहेगी एंड दिस इज गोइंग टू बी इट। बार रिवाइज करना है इसी को। इसमें से अगर कंटेंट निकालने लगे फिर इसके ऊपर वैल्यूडेशन कीजिए, आपके पास टाइम है तो। बट ये अगर इंश्योर आप नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं वैल्यूडेशन करके वहां पे नंबर ले आएंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है। तो वो उस तरह की हमारी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले वाले में जैसे मैंने बोला, टाइम की आपको चिंता नहीं करनी है, स्टार्ट कीजिए पहले नॉन टाइम वे में। क्यों? क्योंकि आपको अपना इनर्शिया तोड़ना है। अभी हमारे अंदर क्या होता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग, इनर्शिया होता है। इनर्शिया होता है कि एक आंसर लिखने के बाद मन ही नहीं करता लिखने का, तो वो पहले तोड़ना है, वो पहले अपने अंदर इंक्लूड करना है कि कैसे हम लोग आंसर्स लिखना स्टार्ट करें। जब वो एक बार आंसर्स लिखने आने लगेंगे तो अपने आप सुधार होने लगेगा, आप वैल्यूडेशन अपने आप करने लगेंगे। बट वो ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, वो स्टार्ट नहीं होगा तो दिक्कत होती है, ठीक है। मॉडल आंसर्स पीवाईक्यू के, अब मैं जैसे अपने टॉपर्स की कॉपीज, मेरी कॉपीज भी अवेलेबल हैं इन पब्लिक फोरम, मैंने वहीं से उठा के कुछ यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, मैं उससे वो करूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, समझें कि उसमें से कैसे चीजें लिख सकते हैं, क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया है, गलत किया तो उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा कुछ किया है वो इंक्लूड कर लीजिए अपने में। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बहुत ध्यान देते हैं टॉपर्स, मैंने भी उस पर काफी वर्क किया था। इंट्रो एंड कंक्लूजन को हल्के में मत लेना है, ठीक है। उसमें कुछ आपको वैल्यू का देना है, ऐसा नहीं कि समराइज करके रख दिए हैं बस आंसर को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। इंट्रो में लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समराइज, और कंक्लूजन में आंसर क्या लिखा है उसका समराइजेशन। वो नहीं होना चाहिए। इंट्रो एंड कंक्लूजन में कुछ खुद का वैल्यू होना चाहिए, कोई फ्रेज, कोई डेटा, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बोला है, कुछ डेफिनेशन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई कोट भी डाल सकते हैं आप। एंड देन स्टेप 5 अगेन इस बार टाइम्ड वे में करना है। आपने वो सारी चीजें जो सीखी हैं थ्रू टॉपर्स कॉपीज एंड मॉडल आंसर्स, इसमें निकल के आनी चाहिए, दैट इज आवर प्रोसेस, ठीक है। तो अब कुछ हमारी कॉपीज हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। हाउ कैन द रेजिलियंस ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज बी स्ट्रेंथेंड टू टैकल द ग्रोइंग नेचुरल हैजार्ड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंजेस। अगेन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या है, हाउ कैन द रेजिलियंस ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज बी स्ट्रेंथेंड, मतलब हम इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें, ताकि, या ट्रेनिंग कैसे करें, स्ट्रेंथन टू, सो दैट वी कैन टैकल द ग्रोइंग
नेचुरल हैजार्ड रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो इसमें 3-4 चीजें कीवर्ड्स हैं। एक चीज कि ग्रोइंग नेचुरल हैजार्ड्स हो रहे हैं, क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। हम रेजिलियंस ऑफ इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज को कैसे स्ट्रेंथन करें? तो देयर इज सर्टेन वीकनेसेस दैट इज देयर इन द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज, हम उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, ये हमें करना है इसमें। तो इस चार्ट मैंने कैसे किया? इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज हैव बिकम मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम हाइड्रोमीटियोलॉजिकल इवेंट्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो कम्युनिटीज को है, स्पेशली कोस्टल कम्युनिटीज को, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोमीटियोलॉजिकल इवेंट्स। हाइड्रोमीटियोलॉजिकल इवेंट्स क्या होंगे? जो वाटर से रिलेटेड है, वाटर साइकिल से रिलेटेड है। इसमें आपके क्या आ गए? इसमें आपके स्टॉर्म्स आ गए, साइक्लोन्स आ गए, प्रेसिपिटेशन हो गया, आपके रेनफॉल इवेंट्स वगैरह हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है, फ्लड्स हो गए। तो मैंने देखिए, मैंने यहाँ की कुछ वैल्यू कर दिया, ऐसा डायरेक्टली नहीं मेंशन कर दिया यस देयर इज क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ व्हिच कोस्टल कम्युनिटीज इज बीइंग बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोमीटियोलॉजिकल इवेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर। दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर इश्यूज। सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं। सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो? साइक्लोन्स वगैरह इंटेंस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा मिक्सिंग होती थी वाटर, हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग, वो भी कम हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? मरीन हीट वेव्स हो रही हैं, स्टॉर्म सर्जेस हो रहे हैं, ठीक है, फिशिंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक। अब इसी में ग्रोइंग नेचुरल हैजार्ड्स मैंने लिखा, अब मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं दोनों पार्ट्स को अब इसमें एड्रेस करूंगा। तो सबसे पहला है ग्रोइंग नेचुरल हैजार्ड्स। मैंने डाला कोस्टल इनंडेशन हो रहा है, यहाँ पे साइक्लोन्स का इशू आ रहा है। मैंने एग्जांपल डाला तौकते का या बिपरजॉय का। इधर सी इनकर्जन हो रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है। इसमें आपका एग्जांपल आप डाल सकते हो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उसके अलावा स्टॉर्म सर्जेस है, मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप डाल सकते हो सागर आइलैंड का एग्जाम्पल, ठीक है। मैंग्रोव्स ऑफ आपके यहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं वो वाले भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर एक कोरल रीफ्स का डिस्ट्रक्शन, यस, कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ्स हमारे लिए, ठीक है। तो उसका भी आप यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के भी आप बात कर सकते हो। अब मैंने इसमें फिर आगे अब स्टार्ट करना, उसी पे लिखने स्टार्ट किया। राइजिंग साइक्लोन 300% इंक्रीज इन अरेबियन सी, ठीक है। 300% इंक्रीज इन अरेबियन सी। स्टॉर्म सर्जेस में केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल डाला है। कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन में साइक्लोन्स की वजह से 16 to 17% बढ़े हैं। राइजिंग मीन सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। ये सारी तीनों चीजें कोरल रीफ्स के डिस्ट्रक्शन में पार्ट है। साइक्लोन्स की वजह से डिस्ट्रक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स, राइजिंग मीन सी टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कोरल रीफ्स किस तरह की हैं, स्टेनोथर्मल स्पीसीज है, बहुत ज्यादा उनका रेंज नहीं, एक सर्टेन रेंज में रहती है। अगर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हटेंगी वहां से। ओशियन एसिडिफिकेशन, ज्यादा एसिडिफिकेशन होगा, क्या होता है, वो डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है, कार्बोनेट्स। तो ये उसकी वजह से क्या होगा, तब भी कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी। रेजिलियंस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज, अब हम कैसे इस पे काम करें, ये है हमारा मेन क्वेश्चन का मेन क्रक्स। हमने उससे पहले उसको जस्टिफाई कर दिया, अब हमको बात करनी रेजिलियंस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज की, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। हमेशा ध्यान देना है आपको, जब आप उसके थ्रू सोच रहे हैं, कि ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना बहुत जरूरी है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं कल के दिन, तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है ह्यूमनिस्टिक, कि आप ह्यूमन को हमेशा ध्यान में रखें। शॉर्ट टर्म में आप सबसे पहला देखेंगे कि आप उनका रेजिलियंस कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका हेल्थ केयर, उनका एजुकेशन, उनकी फूड सिक्योरिटी, ये सारे चैलेंजेस को मेंटेन करके। लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे इन जनरल कैसे इकोसिस्टम को हम कंजर्व करें, ताकि इन जनरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारा। तो हमारा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, सी ग्रास फार्मिंग, सी एल्गी कल्टिवेशन, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कोस्टल इनंडेशन हो जा रहा है, सी वाटर इंट्रूजन हो जा रहा है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है। तो सी ग्रास एंड सी एल्गी कल्टिवेशन इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। उसके अलावा कोस्टल का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है हमें। ये कैसे हमें करना है, ये हमें करना है 2-3 पार्ट में। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मतलब हम सारी चीजें सोचेंगे। हम सोचेंगे इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, हम सोचेंगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एज वेल। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में हम सी वॉल्स, गायट्स वगैरह, ग्रायंस वगैरह, एक्वाकल्चर हम स्टार्ट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, जीआईएस बेस्ड फिशिंग वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इसमें मैंग्रोव का रीप्लांटेशन, कोरल रीफ का प्रोटेक्शन, 70 to 80% एनर्जी ऑफ साइक्लोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दीज सबलिटरी स्पीसीज। तो हम लोग इनको इनका कंजर्वेशन और इनका किस तरह से रीप्लांटेशन इनका कैसे करना है, इस पे ध्यान देंगे। ग्रीन शिपिंग पे हम ध्यान देंगे, हरित शिपिंग गाइडलाइंस वगैरह, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं,
ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स जैसे कुटनाट बेलो सी लेवल फार्मिंग, इसको कैसे हम लोग स्केल अप कर सकते हैं और जगह पे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह के R&D करना है हमें, इस तरह के सॉल्ट, इस तरह के सीड्स में, इस तरह के स्पीसीज में ऑफ राइस या फिर व्हीट या व्हाटएवर, जो कि सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव कर सकें, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में डेवलप करना है हमें, इसमें भी इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट की भी है, डॉपलर वेदर सिस्टम वगैरह इसमें बढ़ेगा। इसमें भारत फोरकास्ट सिस्टम है, तो दैट इज गोइंग टू बी ए मच इंप्रूव्ड वर्जन एज वेल। लोकल गवर्नमेंट एंड पीपल कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करनी है, ठीक है। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो वहाँ के, इसमें और भी चीजें डाल सकते थे क्योंकि हमको रेजिलियंस बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम लोग और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको कैसे हम लोग एम्पावर करें, उनके पास और ज्यादा फंड्स कैसे हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं टू मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें कैसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन ला सकते हैं, सो दैट कुछ PPP वगैरह इन डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन, इस तरह के जो भी सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं इंजीनियरिंग बेस्ड सॉल्यूशन, उसमें PPP का यूज कैसे किया जा सकता है। इस तरह से जैसे अभी मैंने बताया ऊपर की कुछ इस तरह के एग्रीकल्चर सी एल्गे फार्मिंग वगैरह, इसमें कैसे PPP SHGs वगैरह या प्रोसेसिंग वगैरह इंडस्ट्रीज को कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब भी हमें सोचना होगा। इंडियन सागरमाला प्रोजेक्ट इज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस फैक्ट एंड लुक्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट। हमने यहाँ पे आपने बात कर ली सागरमाला की भी कि इट इज गोइंग टू बी अ मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें वो हम लोग कोस्टल कम्युनिटीज को डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगेन पहला क्वेश्चन क्या हो गया इसमें, पहला जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है दैट इज पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, कमेंट ऑन द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू टैकल दिस इशू। पहला क्वेश्चन है कि भाई ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट नॉर्थ एंड ईस्टर्न में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और सेकंड क्या है कि क्या गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं उस पर कमेंट करो। कमेंट करना मतलब आपको बात करनी है उस पर, निगेटिव पॉजिटिव सब पे बात करनी है उसकी, एंड यू कैन टेक ए स्टैंड कि अगर उसमें कुछ गलत है कुछ सही है उस चीज से। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन इज टर्म्ड एज अष्टदेवी बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओविंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन। तो मैं अब बोला कि भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन का क्वेश्चन हम ले ही क्यों रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक, फ्रॉम इकोनॉमिक, फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये भी मैं डाल सकता था इसमें, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एंड चैलेंजेस इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आप मैप बना सकते हैं, नैरो कॉरिडोर है, रिसेंट क्लाउड बस्ट है, प्रोरप्ट स्टेट है, एक अलग से निकला हुआ स्टेट है। यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम्स क्या होती है, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती है, मतलब इनका कल्चरल रिलेशन होता है बॉर्डर्स के उस साइड भी, तो कई बार आपको यहाँ पे इश्यूज ऑफ सेसेनिज्म या इश्यूज ऑफ सेल्फ ऑटोनॉमी वगैरह यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो रगड टेरेन है, फॉरेस्टेड रीजन्स है, फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, वेरियस चैलेंजेस हैं, टोपोग्राफिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स वगैरह हैं इस तरह के, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये मैंने वही चीजों को यहीं पे एक्सप्लेन करता गया हूँ। Issues of insurgency security not ideal for trade and industry. We know that insurgency and security हमेशा डेवलपमेंट कहाँ पे आता है, जहां स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी के बाद हमारा डेवलपमेंट आता है। प्रेजेंस ऑफ लोकल गन रनिंग गैंग्स, एक्सटॉर्शन, लैक ऑफ गवर्नेंस वगैरह इशू है, मिस गवर्नेंस वगैरह का भी प्रॉब्लम है। और ट्राइबल का टोपोफिलिया है, लव ऑफ द प्लेस, उसकी वजह से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव जब आप लाते हैं तो लोग उसका एक समर्थन उतना नहीं मिलता, तो देयर इज दैट इशू एज वेल। फिर चाइनीज क्लेम श्योर होना चाहिए, इसकी वजह से आपको मल्टीलैटरल डेवलपमेंट जो लोन्स होते हैं ना वो नहीं मिल पा रहे हैं, कई बार वो इसकी वजह से ही इश्यूज हो जाता है, बिकॉज वो कहते हैं, चाइना कहते हैं कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड रीजन। चैलेंजिंग नेबरहुड सिचुएशन, ये भी एक इशू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अब ये म्यांमार वाला मैंने मैप दिखा के यहाँ पे डिस्कस कर लिया, चिन आर्मी का चिनवा, राखिन स्टेट, ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है कुछ कुछ एरियाज में, इसकी वजह से भी इश्यूज होता है। कई सारे हमारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स थे जो हम एशियान रीजन से कनेक्ट करना चाहते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इनस्टेबल कंडीशंस इन द नेबरहुड। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिलिटेंट लिबरेशन ग्रुप्स बहुत हैं,
फियर ऑफ स्पिल ओवर है नॉर्थ ईस्ट में, और क्वेश्चन मार्क है अराउंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, जैसे कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये तो हमारे इश्यूज हो गए। अब स्टेप्स पे हमें बात करनी है कि भाई क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक, स्टेप्स में क्या है, प्री मूवमेंट रजीम है, अभी स्क्रैप्ड हो गई है। PIWTT एग्रीमेंट है, ये क्या था, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ये था हमारा बांग्लादेश के साथ मोंगला एंड चिटागोंग पोर्ट। कलादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। IMT ट्राइलेटरल हाईवे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, PM डिवाइन स्कीम है। RCS उड़ान 4.0 स्कीम है। मेगा फूड पार्क है, हब स्पोक मॉडल में मेघालय में हॉर्टिकल्चर हब डेवलपमेंट करने के लिए। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब इन धुबरी असम एज वेल। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन ऑयल फॉर ऑयल पाम, बैम्बू मिशन, ये सारी चीजें जो है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड फूड प्रोसेसिंग, MFP प्रोसेसिंग विल बी द की टू द रीजन्स डेवलपमेंट। ये गोइंग टू बी द की। वहां पर फूड प्रोसेसिंग और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पोटेंशियल। तो ये और कनेक्टिविटी इसके साथ साथ डेवलपमेंट, अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ बून फॉर द रीजन। तो इस तरह से मैंने कुछ एंड किया। इसके अलावा भी आप कुछ बातें कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह के अराउंड भी बातें कर सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ मोटा मोटा कंक्लूजन। तो आप इस तरह से आंसर्स अपने लिख सकते हैं कि आपको सबसे मेन चीज क्या है, आपको अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, आपको ये दिखाना है जो भी आपका कम ज्ञान भी है, बट आपको दिखाना है कि जस्टिफाई करे क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन को जस्टिफाई कर ले जा रहे हो, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप दुनिया भर का ज्ञान डाल दिए बट अगर वो क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहे, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड मार्क्स। ठीक है, तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन एवरीवन। आई होप आप लोगों को इसमें से कुछ समझ में आया होगा कि कैसे मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आंसर को ब्रेक डाउन करना है, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है, आंसर को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, मैप्स, डेटाज, एग्जांपल्स, आर्ग्यूमेंट्स कैसे अच्छे से अच्छे निकालने हैं। तो आपको जो भी चीज़ पढ़नी है आप इसी दिमाग से पढ़िए कि ये क्वेश्चन में आ सकता है और मैं डाल सकता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उस हिसाब से नहीं है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी एग्जाम रेडी, यू डोंट हैव टू बिकम अ ऑल नोन पर्सन की आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं भी पता है, जितना है उसमें भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन को जस्टिफाई कर ले जाते हैं। ठीक है, so thank you everyone for joining this session. Bye bye.